गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उर्दू क्लास में आप सभी का खुश आमदीद है। प्यारे बच्चों, आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। आज का हमारा मौजू है नावल निगारी। सबक नंबर 2, नावल निगारी। तो आज का हमारा मौजू क्या है? मौलवी नज़ीर अहमद की हालात ज़िंदगी। मौलवी नज़ीर अहमद जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी मारूफ़ है, तो इनके हालात ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी हालात ज़िंदगी है। हालात ज़िंदगी जो है वो कुछ इस तरह से है। मौलवी नज़ीर अहमद मोरखा 6 दिसंबर 1832 ईस्वी बरोज़ मंगलवार। मौलवी नज़ीर अहमद रेहड़ तहसील नगीना ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। ठीक है, अगर हम मौलवी नज़ीर अहमद जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी मारूफ़ है, तो उनकी पैदाइश की बात करें तो वो 6 दिसंबर 1832 ईस्वी को बरोज़ मंगलवार यानी मंगल ट्यूसडे को रेहड़ तहसील नगीना ज़िला बिजनौर में इनका जन्म होता है। आप एक दरवेश तबीयत इंसान थे, यानी मौलवी नज़ीर अहमद जो थे वो एक दरवेश तबीयत यानी दरवेश तबीयत इंसान मौलवी सादत अली के फर्जंद यानी मौलवी सादत अली के बेटे थे। नज़ीर अहमद ने अपनी इब्तदाई तालीम मकतब के अलावा घर पर अपने वालिद से हासिल की। तो नज़ीर अहमद ने जब अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले मकतब में तालीम हासिल की। मकतब के अलावा ही अपने घर में अपने वालिद से भी हासिल की। इसके बाद दिल्ली में मौलवी अब्दुल खालिक की शागिर्दी में रहे, यानी मकतब में तालीम हासिल करने के बाद मौलवी नज़ीर अहमद दिल्ली में मौलवी अब्दुल खालिक की शागिर्दी में रहे, यानी उनकी शागिर्दी में परवरिश पाई। कुछ ही अरसे के बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ बाकायदा तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। तो कुछ अरसे के बाद यानी मौलवी अब्दुल खालिक की शागिर्दी में रहे, उसके कुछ अरसा बाद मौलवी नज़ीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ बाकायदा तौर पर उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू किया। कॉलेज से उन्हें वजीफ़ा भी मिलने लगा, यानी कॉलेज की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने लगा, वजीफ़ा भी मिलने लगा। अभी कॉलेज में थोड़ा ही वक्त गुज़रा था, यानी दिल्ली कॉलेज में अभी थोड़ा सा ही वक्त गुज़रा था कि इनके वालिद मौलवी सादत अली का इंतकाल हो गया। ओके, तो उसके बाद वालिद की इंतकाल के बावजूद उन्होंने तालीम जारी रखी, यानी जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया लेकिन मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी तालीम जो है वो बदस्तूर जारी रखी, उसमें कोई आँच ना आने दी। कॉलेज की तालीम के दौरान उन्होंने अरबी, अदब, फ़लसफ़ा और रियाज़ी में महारत हासिल कर ली। यानी कॉलेज की तालीम के दौरान इन्होंने किन किन चीज़ों में महारत हासिल की? अरबी में, अदब में, फ़लसफ़ा और रियाज़ी में महारत हासिल कर ली। और पंजाब महकमा तालीम में 25 रुपये माहवार पर उस्ताद की हैसियत से काम करने लगे। ठीक है, तो जब इन्होंने अरबी, अदब, फ़लसफ़ा और रियाज़ी में महारत हासिल कर ली, उसके बाद पंजाब महकमा तालीम में यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पंजाब में 25 रुपये पर मंथ इनको सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी। तो एक उस्ताद की हैसियत से काम करने लगे और तरक्की करते करते डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए, यानी एक उस्ताद की हैसियत से काम कर रहे थे तो मेहनत मशक्क़त के साथ तरक्की करते करते डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बन गए। इसके बाद ताज़ीरात हिंद का तर्जुमा उर्दू में किया। ठीक है, उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद ने ताज़ीरात हिंद का तर्जुमा जो है वो उर्दू में किया। अब ये ताज़ीरात हिंद क्या होता है? ताज़ीरात हिंद जिसे हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं ना, IPC यानी इंडियन पेनल कोड, यानी भारत का वो कानून जिसमें सज़ाओं का ज़िक्र किया गया होता है, तो वही ताज़ीरात हिंद होता है। तो इसका तर्जुमा जो है उर्दू में किया। हुकूमत ने खुश होकर उन्हें तहसीलदार बना दिया। जब इन्होंने ताज़ीरात हिंद का तर्जुमा उर्दू में किया, हुकूमत इसके काम से बहुत खुश हुई और हुकूमत ने इन्हें खुश होकर एक तहसीलदार बना दिया। इसके बाद अफसर बंदोबस्त के ओहदे पर फाइज हुए। ठीक है, इसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद जो है अफसर बंदोबस्त होता है यानी महकमा माल में एक ओहदे पर फाइज हुए, एक अफसर के ओहदे पर फाइज हुए और फिर 1863 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर हो गए। तो तरक्की करते करते 1863 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर यानी डिप्टी कमिश्नर हो गए। उसके बाद है मौलवी नज़ीर अहमद ने
انگریزی حکومت کی ملازمت چھوڑ دی۔ پھر مولوی نذیر احمد نے کیا کیا، یعنی جو انگریزی ملازمت کر رہے تھے، انگریزوں ملازمت کر رہے تھے، تو انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا، ملازمت چھوڑ دی اور نظام حیدرآباد کی سرکار میں ملازم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، نظام حیدرآباد یعنی حیدرآباد میں جو منسٹرشپ تھی اس میں ملازمت حاصل کر لی۔ ترقی کرتے کرتے اعلیٰ ممبر مال ہو کر، یعنی ترقی کی، محنت مشقت کی، ترقی کرتے کرتے اعلیٰ ممبر مال ہو کر 1700 روپیہ تنخواہ لینے لگے۔ یعنی محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے تو اعلیٰ ممبر مال ہو کر 1700 روپیہ انہیں تنخواہ ملنے لگی۔ سالار جنگ کی وفات کے بعد دلی آ گئے اور زندگی کا باقی حصہ تصنیف و تالیف میں اور سر سید احمد خان کے ساتھ قومی خدمت میں گزارا۔ تو آخر کار ناول نگاری کا یہ چمکتا ہوا ستارہ 1912 عیسوی میں وفات پا گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھی جو حالات زندگی مولوی نذیر احمد کی ہے۔ اب ان کی ناول نگاری ہے، اب ہم ان کی ناول نگاری کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ مولوی نذیر احمد کی ناول نگاری ہے۔ ناول نگاری میں مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہے، یعنی مولوی نذیر احمد جو ہے اردو کے پہلے ناول نگار تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں زندگی کے جیتے جاگتے ثبوت پیش کیے ہیں۔ تو مولوی نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں زندگی کے جیتے جاگتے ثبوت جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ ان کے ناولوں کے موضوعات مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاحات پر مبنی ہیں۔ آپ نے یعنی مولوی نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے ذریعے مسلمانوں کی زندگی کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی اور نصیحت کے انبار لگا دیے۔ آپ نے پہلا ناول میرات العروس لکھا، جو کہ باقاعدہ پہلا ناول کہلایا جاتا ہے، یعنی میرات العروس ان کا پہلا ناول ہے جو کہ باقاعدہ طور پر پہلا ناول بھی تصور کیا جاتا ہے۔ دوسرا ناول بنات الناش ہے جو اپنی لڑکیوں کے لیے لکھا تھا۔ تیسرا ناول توبۃ النصوح ہے جو 1877 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ مولانا کا سب سے بہترین ناول مانا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور ناول فسانہ مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ ابن الوقت اور روپا بھی قابل ذکر ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی مولوی نذیر احمد کی حالات زندگی اور ان کی ناول نگاری۔ ملتے ہیں ایک اور اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔